Hello students. First of all, what is respiration? What do you mean by respiration? Respiration किसे कहेंगे? Respiration is a process of breakdown of complex food to release energy in the form of ATP. ठीक है, यानी respiration वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, अब एटीपी क्या है? एटीपी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रखा है। एटीपी कहते किसको है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमें पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कैसे होता था, थोड़ा सा याद कर लो कैसे होता था। तो हम लोग करते क्या थे कि वहां पर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ मिलता था। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, और क्या बनाता था? वो एडीपी बनाता था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है एक और फॉस्फेट के साथ मिलता था और क्या बनाता था? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये सारा घटना कहां हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर का जो है ये क्या है? यह इनर मेम्ब्रेन है। यह जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके अंदर के फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें काफी सारे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं इनफोल्डिंग्स में क्या होता है? F0F1 पार्टिकल होता है विच इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात कर ले या इनर मेम्ब्रेन की बात कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का भी कौन सा स्टेप होता है? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और अगर हम रेस्पिरेशन में और कुछ सारे स्टेप्स की बात करें, इसमें सबसे मेन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। तो वह कहां पर होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ठीक है, वह ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होगा? वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, इसी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में ही एएमपी एक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो एडीपी बनाता है, और एडीपी एक और फॉस्फेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, विच इज पॉपुलरली नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस इज एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी हमें किस रूप में मिलता है? एटीपी के रूप में मिलता है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी अभिनव सिंह, और आप अपना चैनल, आप जो चैनल देख रहे हैं वो चैनल का नाम है अभिनव सिंह बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। जैसा कि नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि द रेस्पिरेशन विच अकर्स इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन जो कि कहां पर होगा? वो सेल के अंदर होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब सेल के अंदर कहां होगा? तो रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स पहले साइटोप्लाज्म में चलेंगे। अगर वह एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में चलेंगे, और अगर एनारोबिक है तो वह साइटोप्लाज्म के बाद बिल्कुल आगे का कोई प्रोसेस नहीं चलना है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ही अगर होगा तब साइटोप्लाज्म के बाद का जो भी स्टेप है वो सारा कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, वो सब चीज हम लोग जानेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? आखिर हम अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दिस ग्लाइकोलाइसिस is the first step of any kind of the respiration, whether it may be aerobic or it may be anaerobic. ठीक है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। अब एरोबिक और एनारोबिक क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने डाल कर रखा है, आप वहां पर जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, फिर उसके बाद क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या होगा, ईटीएस, इसको ईटीसी भी कहते हैं। ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये सारे के सारे ये 4 स्टेप्स हैं ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो पहला जो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 2 टर्म से मिलकर बना है। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी यह कैसा प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन into 2 molecules of pyruvic acid. One glucose molecule is broken down into 2 molecules of pyruvic acid within some steps, within some catalytic steps to produce ATP और एनर्जी। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अब कितना एनर्जी बनेगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज टूटेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पायरुविक एसिड का। यानी ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटा और क्या बनाया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज जो होता है ना वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है बच्चों, और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। उसमें कार्बन के 3 एटम्स है। किसमें, ग्लूकोज में नहीं, ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, और जो पायरुविक एसिड होता है उसमें कार्बन के 3 एटम्स होते हैं। इसका मतलब एक 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज जब टूटता है तो 2 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद वो जो पायरुविक एसिड है, उस पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, जो कि 2C होगा, यानी 2 कार्बन कंपाउंड होगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन। वो जो होता है, कैसे समझो कि एक इंटरमीडिएट रिएक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इसलिए इसका नाम पड़ा लिंक रिएक्शन। वो चीज हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन जो होता है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। अब वह जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और साइट्रिक एसिड बनाएगा, और कौन सा प्रोसेस कराएगा, क्रेब्स साइकिल, जो कि कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद का जो भी स्टेप होगा उसमें क्या होगा, जो एनर्जी डायरेक्ट एटीपी में नहीं बना है वो इनडायरेक्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में है। जैसे NADH2 हो गया, यानी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज। ठीक है, या फिर FADH2 हो गया, फ्लेवाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज। ठीक है, तो वो NADH हो गया या FADH हो गया, वो क्या है, इनडायरेक्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम कर रहा है। तो वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ना, तो वह जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। वो भी क्या होता है वो सब हम लोग जानेंगे। देखो पहला वाला जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये हर तरह के सेल में होगा, चाहे वो सेल यूकैरियोटिक है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यानी वो सेल बैक्टीरिया का है या फिर हमारे जैसे हायर मल्टीसेलुलर एनिमल ह्यूमन बीइंग का है या प्लांट्स का है, जैसा भी सेल है वो पक्का ग्लाइकोलाइसिस उसमें होगा। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस जो होगा एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है। ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस जो होगा, ठीक है, वो 2 तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। लेकिन एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और यह जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये कहां पर होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे जैसा भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सब में साइटोप्लाज्म है ना। ठीक है, वो होगा। यानी असल में कहा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। एनारोबिक में भी काम होगा, काम करेगा, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की जरूरत यहां पर नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ग्लाइकोलाइसिस फेनोमेनन। ठीक है, अब यह जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो गया। उसके बाद का जो भी स्टेप है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में नहीं होगा, क्योंकि इन सब के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो प्रोसेस कहां पर चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, तुम जरा सोचो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पर तो उस प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो तो कहाँ पर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया का सेल हो गया, ठीक है, या ईस्ट का सेल हो गया, तो ये सब जो सेल होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें कौन सा प्रोसेस चलेगा, उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन का बस ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, उसके बाद का स्टेप नहीं चलेगा। लेकिन हमारे जैसे जो भी एनिमल्स हैं, जो हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, यानी जिन सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक है, ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल्स हो, उनमें क्या होगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर करेंगे तो शुरुआत का स्टेप ग्लाइकोलाइसिस चलने के बाद का जो भी स्टेप है वो सारा उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अब जानना था, ठीक है। अब एक चीज और जान लो, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और सुक्रोज के रूप में क्या होता है, एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है, ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, जैसा हम लोग जानते हैं। अब जो सुक्रोज है वो सुक्रोज किससे बना होता है, वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या है कि ग्लूकोज की जगह अगर फ्रुक्टोज भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस फ्रुक्टोज से भी एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन उसके लिए भी फ्रुक्टोज को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में वो जो फ्रुक्टोज कन्वर्ट होगा उसके लिए वो कौन सा एंजाइम की मदद में वो ऐसा काम कर पाएगा, तो उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज, ठीक है। ये चीज हमें जानना था, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। अब हम मेन प्रोसेस की ओर आते हैं, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अब से पूरी तरह से हम लोग फोकस करेंगे किस टॉपिक पर, ग्लाइकोलाइसिस पर। अब देखो, अब हम यहां जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। 2 molecules ऑफ पायरुविक, यहां कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो टोटल 8 एटीपी कैसे बनेंगे वो हम लोग देखेंगे, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो बस 2 ही एटीपी एनर्जी बनेगा यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में। यानी ग्लाइकोलाइसिस में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है तो उस दौरान 8 एटीपी टोटल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, तो उसमें बस 2 ही एटीपी एनर्जी फॉर्म होकर रह जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो चीज हम देखेंगे। अब आप 3 साइंटिस्ट देख रहे हो, तीनों साइंटिस्ट का यहाँ पर इमेज है। ये कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, तो ये हैं जैकब, पार्नस, ओटो मेयरहॉफ एंड इम्बेडेन, ठीक है। इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। इनके नाम के ही एब्रिवेटेड फॉर्म में ही E फॉर इम्बेडेन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पार्नस, इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पर ही इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को EMP पाथवे भी कहते हैं। अब यह जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है यह स्टार्ट कहां से होगा, ग्लूकोज से। तो अब देखो सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या इंटर कर रहा है, ग्लूकोज इंटर कर रहा है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या इंटर कर रहा है, ग्लूकोज इंटर कर रहा है। ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है, 6 कंपाउंड है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है, उसमें 6 कंपाउंड है। यह जो ग्लूकोज है, जैसे आपने ग्लूकोन डी का डब्बा देखा होगा, तो ग्लूकोन डी के डब्बे में क्या होता है, एनर्जी होता है, यानी फॉस्फेट होता है, ठीक है, एनर्जी होता है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी है उस ग्लूकोज में, तो अब यह जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज इंटर किया किसमें, सेल के वो साइटोप्लाज्म में इंटर किया। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या इंटर किया, ग्लूकोज। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या इंटर किया है, ग्लूकोज इंटर किया, ठीक है। अब ग्लूकोज इंटर किया सेल के साइटोप्लाज्म में। अब देखो ग्लूकोज वहां पर एक फॉस्फेट के साथ मिलेगा, और ग्लूकोज का जो 6 कार्बन का पोजीशन है वहां पर वो फॉस्फेट जाकर जुड़ेगा, और वह किस कंपाउंड का निर्माण करेगा, ग्लूकोज
6 फॉस्फेट। इस दौरान वो किस एंजाइम की मदद लेगा? इस दौरान वो जिस एंजाइम की मदद लेगा उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। क्यों नाम है उसका हेक्सोकाइनेस? हेक्सो इसलिए क्योंकि एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सो का मतलब है 6, ठीक है। और काइनेस उन सारे जगहों पर लगाएंगे जहां पर एटीपी का या तो फॉर्मेशन होगा या एटीपी टूटेगा, ठीक है, वहां पर हम काइनेस लगाते हैं, क्योंकि काइनेस वहीं पर लगेगा जहां पर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो क्या किया है इस प्रोसेस में, यानी अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप्स को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस से ये 10 इंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप होता है। वो सारे 10 स्टेप के बारे में हम जानेंगे। उसमें से यहां जो स्टेप लिखा गया, यानी ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से लेकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक का जो ये प्रोसेस है, ठीक है, यह सारा जो प्रोसेस हुआ, यानी ग्लूकोज से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है, यह कहलाता है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। यानी इन सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस चलेगा, वो इसके आगे का प्रोसेस चलेगा मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेकर जो बाकी पायरुविक एसिड तक का जो स्टेप है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए इस फेज को हम लोग बोलते हैं अलग से पे ऑफ फेज। यहां लिखा गया है, मतलब ग्लूकोज से लेकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक का जो प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप में एनर्जी इन्वेस्ट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। जबकि इधर के जो भी स्टेप है, उनमें कुछ स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इनको बोलेंगे पे ऑफ फेज। यानी इसको सिंपल समझो कि पहले हम लोग कोई भी बिजनेस हम लोग को स्टार्टअप करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले हम लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे और बाद में हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। तो बस वैसा ही कुछ है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इंटर करता है, वहां पर एटीपी वहां पर इन्वेस्ट होता है, एक एटीपी वहां पर इन्वेस्ट होगा, यानी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, और उसका जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के कार्बन के 6ठे पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा और एक नए केमिकल कंपाउंड का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस दौरान जिस एंजाइम का यूज किया जाएगा, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। नाम इसलिए है क्योंकि हेक्सो का मतलब 6 कार्बन कंपाउंड वाला है, कौन? वो ग्लूकोज, और काइनेज इसलिए क्योंकि यहां पर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हेक्सोकाइनेज यहां एंजाइम हुआ। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, अब उसका आइसोमेराइजेशन होगा, यानी पोजीशन सेम रहेगा, 6 ही रहेगा, लेकिन अब वो आइसोमराइज होकर, यानी वहां पर किस एंजाइम की मदद से अब आगे का केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर जिस एंजाइम का हेल्प लिया जाएगा उसे बोलेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, जो यहां मेंशन भी किया गया है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। और फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज की मदद से अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अब उसके बाद फिर फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। कैसे? तो यहां पर फिर से दोबारा जैसे फर्स्ट स्टेप में हुआ था, वैसे ही यहां पर फिर से फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होगा, यानी यहां पर फिर से एक और एटीपी इन्वेस्ट किया जाएगा और वो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होगा, और उसका जो फॉस्फेट है वो अब इस पूरे केमिकल कंपाउंड के कार्बन के पहले पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। यानी अभी तक एक फॉस्फेट पहले से था ही, अब एक और फॉस्फेट वहां पर कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पर जाकर अटैच हो गया है। इसलिए अब जो केमिकल कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है। यानी 6ठे पोजीशन पर भी है फॉस्फेट और पहले पोजीशन पर भी है, इसलिए बोला 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जो है, यह असल में यह जो केमिकल कंपाउंड है, यही ग्लाइकोलिसिस के रेट को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। इसलिए
इस दौरान जो एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को हम लोग पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के रेट ऑफ रिएक्शन को ये घटाएगा या बढ़ाएगा। कौन कौन घटाएगा बढ़ाएगा, यह एंजाइम। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसलिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो चलो अब यहां पर बन क्या गया है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है। अब यह फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये कैसा कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब सीधा समझो कि इसमें हैमरिंग होगा, यानी इसको बिल्कुल 2 बराबर भाग में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो तुम ही सोचो कि 6 कार्बन कंपाउंड वाला जो 2 भाग में बटेगा तो 2 केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और वो दोनों कैसे होंगे, 3C होंगे, यानी 3 कार्बन कंपाउंड वाले होंगे। पहला जो बनेगा वो असल में वो एक कीटोन बनेगा जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम लोग इन शॉर्ट डैप भी कहते हैं, DHAP डैप। ठीक है, ये बिल्कुल डैप होगा। और दूसरा जो बनेगा एक और 3 कार्बन कंपाउंड जो बनेगा, 3C जो बनेगा, इसका नाम क्या है, तो इसे बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये एक एल्डिहाइड बनेगा, यानी वो जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो टूटा 2 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, और ये दोनों जो 3 कार्बन कंपाउंड उसमें से एक कीटोन है डैप, और दूसरा जो है वह एक एल्डिहाइड है। ठीक है, उसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को शॉर्ट में हम लोग PGAL कहते हैं। पागल है ये, ठीक है, ये समझो कि बिल्कुल पागल है। अब क्या होगा, अब उसके बाद जो है यह दोनों, असल में क्या है कि दोनों जो 3C कंपाउंड का जो फॉर्मेशन ये कर रहा है, जो कि 3C दोनों कार्बन कंपाउंड है, एक 6C से 2 3C कंपाउंड जो बना है डैप और पागल, ठीक है, पीजल, तो ये PGAL, तो ये दोनों जो है ना आपस में इंटरचेंजेबल है, इंटर कन्वर्टिबल है। दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से वो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, यानी यहां पर आइसोमेराइजेशन होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमेर है। ठीक है, तो इसलिए ये आराम से इंटरचेंजेबल है, इंटर कन्वर्टिबल है। दोनों आराम से एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये इनका बेनिफिट है। अब देखो, तो यहां तक जो भी स्टेप हुआ है उसमें 2 स्टेप में क्या हुआ है, ये जो भी इधर का जो भी फेज है, जैसे एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां 2 स्टेप में क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज किया गया है, यानी ATP को इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, और उसके बाद फिर यहां पर जब फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना था। इन दोनों जगह क्या हुआ है कि एनर्जी को इन्वेस्ट किया गया। एक और चीज याद रखना है कि फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब बन रहा था, वहां पर जिस एंजाइम का यूज किया गया था उसका नाम था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। वह ऐसा एंजाइम है जिसे पॉपुलरली हम लोग पेस मेकर ग्लाइकोलिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के रेट को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जब हम लोग चूंकि समझ चुके हैं कि चलो ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट जो है 2 भाग में बटा 2 3C कंपाउंड का निर्माण किया। एक जो है कीटोन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा जो है वो एल्डिहाइड है, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल, इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। यानी अब हम एक को लेकर चलेंगे, यानी जैसे हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेकर चलेंगे, तो अब ये समझना है कि अब जो बनेगा वो डबल बनेगा। यानी ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक का जो स्टेप था उसमें 6 कार्बन कंपाउंड ही थे, लेकिन उसके बाद जो बना है 2 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ना, यानी एक 3 कार्बन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, 2 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए अब जो आगे बढ़ेगा वो क्या होगा, वो डबल जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो यह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन होगा मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे होगा, तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ये मत समझना है कि यहां पर ऑक्सीडेशन इज नॉट ओनली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहां पर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। कैसे, थोड़ा हम लोग देखते हैं। यानी अब सिंपल से याद करो कि आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में आप जानते हो कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है
ठीक है, उसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एसिड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होगा, और फिर उल्टा चलेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, यानी CO2 को रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, एसिड बनेगा, एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ये चीज है ना, ये चीज दिमाग में रखना चाहिए, बस उसी चीज को समझो कि यहाँ पर ये क्या है, ग्लिसरॉल है, 3-फॉस्फेट क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को यहाँ ऑक्सीडाइज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सा केमिकल कंपाउंड अब यहाँ बना रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बना रहा है क्या, तो 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट, या इसे हम लोग 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, यानी एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो 1,3 क्यों, 3 पोजीशन पर तो फॉस्फेट है ही, 1 पोजीशन पर भी और कैसे फॉस्फेट जुड़ गया, तो देखो होता क्या है, यहाँ पर H3PO4 यानी इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो यहाँ पर आकर जुड़ता है। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ रहा है, H3PO4 यहाँ जुड़ रहा है, O4 यहाँ जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये असल में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पर नाद जो है NAD+ जो है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो है किसमें, ये असल में किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये असल में यानी इसका समझो कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर H2 आकर जुड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका रिडक्शन, एक जगह ऑक्सीडेशन दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो NAD का यहाँ पर सिंपल समझो कि यहाँ पर NAD का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। NADH2 यानी NADH+H+ यानी NADH2 बन रहा है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज। ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ पर रिडक्शन, एक तरफ रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, वहां पर फॉस्फेट आकर जुड़ा है, PO4 ऑक्सीजन आकर वहां जुड़ा नेक्टर से। ठीक है, वहां पर समझो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन का यहाँ एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अब सिंपल सा समझो कि यहाँ पर नहीं ज्यादा कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक बहुत अच्छे तरीके से तुम सिंपली बस इतना समझो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि NAD जो है, ठीक है, वो यहाँ पर टूट रहा है और NAD+H+ में टूट रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रहा है। असल में हाइड्रोजन यहाँ ऐड नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ से रिडक्शन चल रहा था, रिएक्शन है ये, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसलिए यहाँ पर किस एंजाइम का यूज किया गया है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट था, उसका नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसने किस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, तो इसने जिस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया उसका नाम है 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट या 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यानी यहाँ पर फॉस्फेट पहले ही 3rd पोजीशन पर जुड़ा हुआ था ही, अब एक और फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हुआ है, तो अब कार्बन के 1st पोजीशन पर भी वो आके क्या हो गया, जुड़ गया, इसलिए 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट यहाँ बना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट जो है, अब उससे आगे के स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, तो 3,फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब अब जो 1st पोजीशन पर जो यहाँ पर फॉस्फेट था वो क्या हो गया, वो वहां पर रिमूव हो गया मतलब असल में वो यूटिलाइज हो गया। कैसे यूटिलाइज हो गया, तो ADP वहां पर उस फॉस्फेट के साथ जुड़ा और किसका फॉर्मेशन किया, ATP का फॉर्मेशन किया। यानी यहाँ इस प्रोसेस में देखो, पहला वाला जो फेज चला था जो कि क्या था, जो कि था एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज ना, लेकिन इधर का जो भी फेज सब चल रहा है वो सारा पे ऑफ फेज है, यानी यहाँ पर अब एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फेट ग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है तो यह कैसे होता है, तो यहाँ पर ADP एक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और ATP का फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ पर पहली बार यह जो स्टेप है, यहाँ पहली बार ATP यानी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का जनरेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो पे ऑफ फेज का ये पहला स्टेप ऐसा है जहां एनर्जी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ATP का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, फिर किया जा रहा है, आप देखोगे यहां पर जिस एंजाइम का हेल्प लिया जा रहा है, तो यहां पर आप देखोगे उस एंजाइम का नाम है, यहां मेंशन किया गया है यहां पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, यहां पर एक ATP का फॉर्मेशन होगा। आप देखो यहां पर मैं इसको इरेज कर लेता हूं क्योंकि यहां पर ATP नहीं बनेगा।
ठीक है। एटीपी इसलिए नहीं बने, तुम ही सोचो कि एटीपी इसलिए नहीं बने क्योंकि अगर एटीपी यहाँ बना होगा तो एक और फॉस्फेट यहाँ पर बढ़ जाता, ठीक है, पोजीशन और इंक्रीज होता। यहाँ पर एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी बनेगा कहाँ? तो एटीपी लास्ट स्टेप में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा एडीपी से, ठीक है, लास्ट वाले स्टेप में, उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या हुआ इसको थोड़ा समझो। यहाँ पर क्या हुआ था, 1,3-डिसफॉस्फेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ था, ये दोनों एसिड है, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ है, इस दौरान वो फर्स्ट पोजीशन पर जो फॉस्फेट था वो क्या किया, वो जो है एडीपी के साथ रिएक्ट करके एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया, यानी यहाँ फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जिस एंजाइम का हेल्प लिया गया है उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। यह वाला जो स्टेप है यह कैसा फॉस्फोराइलेशन है, इस स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी जब डायरेक्ट एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जबकि ऊपर वाला जो स्टेप हम देखेंगे जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था, यानी कौन सा स्टेप, तो ग्लिसरेट या 3-फॉस्फेट से जब 1,3-डिसफॉस्फेट ग्लिसरेट बना था तो वहां पर भी फॉस्फोराइलेशन होगा, आगे होगा, क्योंकि वहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, वहां पर NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। अब NADH2 का फॉर्मेशन जो हुआ है, NADH2 क्या है, NADH2 जो है वो असल में इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कि आगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब वह एरोबिक कंडीशन में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जब इंटर होगा, ठीक है, तब उस एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, 3 ATP एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन चूंकि यह डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कराता है, वो ETS में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर करेगा, तब जाकर वो ऐसा करा पाएगा। इसलिए यह वाला स्टेप जो है वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कब होगा, एनारोबिक कंडीशन में नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यह यूजफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरोबिक कंडीशन में यह यूजफुल इसलिए होगा क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसको कहाँ इंटर करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इंटर करना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन वहां पर यूज किस कंडीशन में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी एरोबिक कंडीशन में होगा। एनारोबिक कंडीशन में यह बन तो जाएगा NADH2, लेकिन यह यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यह वाला जो स्टेप है जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्ट, जिसे हमने क्या कहा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा है, ठीक है। तो यह एटीपी तो डायरेक्ट यूज में आएगा। अब इसके बाद वाले स्टेप को थोड़ा हम लोग देख ले। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आइसोमेराइजेशन हो रहा है, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ पर फॉस्फेट जो है जो थर्ड पोजीशन पर था वो अब किस पोजीशन पर चला गया, अब सेकंड पोजीशन पर चला गया। अब इसको बोल रहे हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इस दौरान जिस एंजाइम का हेल्प लिया गया उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। बस यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ है, यहाँ पर बस पोजीशन चेंज हुआ है फॉस्फेट का, बाकी कुछ नहीं है। थर्ड वाले कार्बन से सेकंड वाले कार्बन पर वो फॉस्फेट चला गया है, आइसोमराइजेशन हो गया, आइसोमर हुआ है, ठीक है। बस यही बात है, और कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। अब 3-फॉस्फो से 2-फॉस्फो तो बन गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, जैसे हम 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसका निर्माण करेगा, तो उस केमिकल कंपाउंड का नाम है PEP, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग PEP, और ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। यहां हुआ क्या है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से एक वाटर जो है रिमूव हुआ है। वाटर रिमूव जो हुआ है किस एंजाइम का प्रेजेंस में, एनोलेज के प्रेजेंस में, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि इस PEP के बारे में आप लोग C4 साइकिल में भी आप लोग पढ़ते होंगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो खैर उस बात को छोड़ो। अब क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है यह पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहां पर किसका निर्माण करेगा, इंड प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का समझो कि एम्बिशन था, एम था। उससे केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, पाइरुविक एसिड, या इसे हम लोग पाइरुवेट भी कहते हैं। इस स्टेप में, इस लास्ट स्टेप में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी यहां भी क्या होगा,
एडीपी एक फॉस्फेट के साथ जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। यानी इसमें का एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से एक वो जो फॉस्फेट है वो रिमूव होगा, ठीक है, और रिमूव होकर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ना, तो वो उसका फॉस्फेट जो है वो रिमूव होकर वो क्या करेगा कि वो एडीपी के साथ रिएक्ट करेगा, ऐड होगा और एटीपी यानी एनर्जी करेंसी का एनर्जी के रूप में वो फॉर्मेशन करेगा। यह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फिर से दोबारा रिपीट हुआ है। एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इस स्टेप में हुआ था, ठीक है, और दोबारा ये लास्ट स्टेप में हुआ है, ठीक है। और एक चीज और बहुत याद रखने की चीज है कि यहाँ के बाद जो भी प्रोसेस चल रहा है, यानी वहां के बाद जो भी प्रोसेस यहाँ चल रहा है वो सारा का सारा डबल डबल बन रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर एक NADH2 अगर बना है तो ग्लूकोज, असल में मैं बता रहा हूं कि ग्लूकोज से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ था वो तो 6C कंपाउंड था ना, लेकिन 6C से 2 3C कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल है 3 फॉस्फेट, तो 2 3C बना है। इसलिए यहां से जो भी जा रहा है वो डबल डबल जा रहा है, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी क्या है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। तो 2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट यहां पर आया होगा और यहां से जो कुछ बनेगा सारा डबल डबल बनेगा, क्योंकि लास्ट में पायरुविक एसिड भी कितना बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। डबल डबल बनेगा मतलब यहां पर एक NADH2 नहीं बन रहा है, एक NADH2 एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से बन रहा है, तो 2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जब यूज होगा तो 2 NADH2 बनेगा, ठीक है। और यहां पर भी अगर एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है तो यहां पर कितना ATP का फॉर्मेशन हुआ होगा, असल में डबल 2 ATP, यहां भी 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख ले, थोड़ा हम लोग ATP काउंट कर ले कि ATP असल में कितना बना है, यानी यहाँ पर कितना एनर्जी काउंट थोड़ा सा हम लोग करेंगे, कितना एनर्जी इन्वेस्ट हुआ और कितना एनर्जी जनरेट हुआ वो थोड़ा देख ले। तो जैसा कि हमने देखा था कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो फेज था वहां पर 2 स्टेप में, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इन दोनों स्टेप में क्या हुआ था कि एटीपी इन्वेस्ट हुआ था। यानी वहां पर क्या हुआ था कि 2 ATP इन्वेस्ट हुआ था, इन्वेस्टेड, ठीक है। जबकि इधर वाले स्टेप में 2 स्टेप ऐसा आया था, 2 स्टेप ऐसा आया था मतलब कब, जब 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था और लास्ट वाला स्टेप यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बना था, इन दोनों स्टेप में क्या हुआ है, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ 1 ATP है, लेकिन मैं तो बता चुका हूं ना जो भी है, जब डबल डबल चल रहा है डबल डबल बन रहा है, ठीक है। इसलिए 2 ATP बना तुमको इस स्टेप में और 2 ATP बना तुमको लास्ट वाले स्टेप में, 2 2 4, 2 + 2 4, यानी 4 ATP जो हुआ है वो क्या हुआ है, वो यहां पर प्रोड्यूस्ड हुआ है, प्रोड्यूस्ड। तो नेट ATP गेन कितना हो गया, हम लोग यहां निकाल ले, नेट ATP गेन कितना हुआ इस ग्लाइकोलाइसिस में, तो 4 - 2, इसका मतलब 2 ATP। अब सिंपल से समझो कि 2 ATP एनर्जी जो है, 2 ATP एनर्जी जो है, ये यहां पर नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। लेकिन एक चीज और हमें याद रखना है जो भूलना नहीं चाहिए कि अगर प्रोसेस एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद का भी स्टेप चलेगा, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा, लिंक रिएक्शन तो होगा ही, क्रेब्स साइकिल भी चलेगा और उसके बाद का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, तो वहां पर जो यहाँ पर एक NADH2 असल में नहीं बना, यहाँ चूंकि डबल डबल चल रहा है तो 2 NADH2 बना है। तो आप जान लो कि एक NADH2 जो होता है, एक NADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाता है, ETS में जब जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, तो 1 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहां तो बना है 2 NADH2, तो 2 से कितना होगा, 2 गुना 3, 2 × 3, इसका मतलब 6 ATP, ठीक है। लेकिन यह जो 6 ATP बना है ये एनारोबिक कंडीशन में नहीं बना। एनारोबिक कंडीशन जब भी होगा तो वहां पर 2 ही ATP बनकर रह जाएगा, ठीक है। एरोबिक कंडीशन होगा तब ना आगे का बाकी सारा स्टेप चला है, माइटोकॉन्ड्रिया वहां यूज हुआ है, तब जाकर 6 ATP एनर्जी और बनेगा। और अब जब हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस कितना बना है, यानी टोटल ATP कितना प्रोड्यूस हुआ है, टोटल ATP प्रोड्यूस कितना है, तब हम देखेंगे। तो देखेंगे कि ऊपर में
आप देखोगे 2 ATP और नीचे में क्या बना है NADH2 से 2 NADH2 से 6 ATP बना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब जाएगा तो 2 + 6 यानी टोटल 8 ATP एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चला तब और एनारोबिक रेस्पिरेशन चला तो 2 ही ATP तक रह जाएगा, क्योंकि NADH2 वहां यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का यूज नहीं कर पाएगा। एनारोबिक कंडीशन में 2 ATP बनेंगे और एरोबिक कंडीशन में 8 ATP बनेंगे। इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर सीखा है ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में यहाँ पर हमने जाना है। और ये भी याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस हर तरह के सेल में होगा, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, हर सेल में होगा। जब भी सेल रेस्पिरेशन करेगा यानी जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोलाइसिस निश्चित रूप से होगा। और एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है फिर आगे जब लिंक रिएक्शन करेगा तो लिंक रिएक्शन जो होगा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा और वह लिंक रिएक्शन के लिए वो पायरुविक एसिड जो है वो क्या करेगा, वो उस पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, यानी वहां पर तब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिमूव होगा। यानी यह जो पायरुविक एसिड है, असल में पायरुविक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो पायरुविक एसिड जो है ना वो असल में क्या है, ये पायरुविक एसिड जो है ये CH3CO आप जानोगे तो CH3CO, ठीक है, और COOH, ठीक है, ये है पायरुविक एसिड असल में। तो यहाँ पर देखो ना 3 कार्बन कंपाउंड है ना, ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है आगे के जब लिंक रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में जब इंटर करेगा तो इसमें का एक CO2 जो है रिमूव हो जाएगा, यानी एक कार्बन घट जाएगा और तब 2 कार्बन कंपाउंड 2C कंपाउंड बनेगा, जिसे हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। वहां पर सल्फर भी ऐड होगा और एक कोएंजाइम ए भी ऐड होगा, जिसकी मदद से एसिटाइल कोएंजाइम ए वहां पर बनेगा। और वहां पर जिस एंजाइम का यूज होगा उस एंजाइम को बोलेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी वहां पर क्या होगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगा, यानी वहां पर NADH से क्या बनेगा, एकदम इसी स्टेप की तरह NADH2 बनेगा। और वह जो NADH2 है वो अभी फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वहां पर यहाँ पर चूंकि 2 पायरुविक एसिड बना है तो वहां पर एक NADH2 नहीं, वहां भी डबल चलेगा, यानी वहां पर भी 2 NADH2 बनेगा लिंक रिएक्शन वाले में, यानी 2 NADH2 से फिर 6 ATP का और फॉर्मेशन होगा। यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में एरोबिक कंडीशन में 8 ATP बना, ठीक है, और फिर आगे चला लिंक रिएक्शन में तो वहां पर 6 ATP बना, तो 8 + 6 14 ATP जो है टोटल वो लिंक रिएक्शन तक में बनते हैं। फिर आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल में जो है 30 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और 30 ATP + 6 + 8 ये टोटल जब तुम ऐड करोगे तो देखोगे क्या होगा कि टोटल एरोबिक कंडीशन में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर 38 ATP एनर्जी का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। आगे के वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ठीक है, बेल आइकन जो है बेल को आप क्लिक कर दो, क्योंकि इस तरह के काफी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आपका ही भला होगा, ठीक है। फटाफट हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।